नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। दरअसल अब केंद्र में सरकार मोदी जी की बनने जा रही है। तो जब मोदी जी की सरकार बनेगी तो सवाल ये होता है कि छत्तीसगढ़ से कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है और किसका नंबर आएगा। पर जो लोग पिछले 10 साल से मंत्रिमंडल को देख रहे हैं उनको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये सरकार वैसी सरकार नहीं है। इस बार की सरकार थोड़ी बदली हुई सरकार है। ये सरकार में बहुत सारे सहयोगी दल हैं जो अभी से ही, जब मंत्रिमंडल में नाम भी नहीं आया है, ये अपने अपनी लिस्ट लेके पहुंच चुके हैं कि हमको इतने मंत्री चाहिए, हमको इतने मंत्री चाहिए। तो हम देखते हैं कि पिछले जो चुनाव में जो बीजेपी स्पष्ट बहुमत से आई थी वो इस बार नहीं आई है। तो उसके पास जो दावेदारी है वो दूसरे दलों की भी बहुत सारी है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ से किस किस को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। उड़ीसा जो कभी दावेदार नहीं था, इस बार उड़ीसा भी, जो हमारा पड़ोसी राज्य है, वहाँ से बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश 29 की 29 सीट जीते हैं। तो बहुत सारे राज्यों ने अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराई है। और सबसे बड़ी बात कि जो 60 फाल है वो 60 फाल को विपक्षी दल पूरा कर रहे हैं। तो उनको भी मंत्रिमंडल में चाहिए, क्योंकि उनको तो मनाना, घर वालों को तो डांट डपट के आप चुप करा लोगे, पर जो बाहर के लोग हैं वो कैसे मानेंगे। तो चुनाव 2024 में भाजपा छत्तीसगढ़ से 10 सीट जीतने में सफल रही है। केंद्र में भाजपा के बहुमत से दूर रहने के बावजूद प्रदेश के 10 सांसद डूबते को तिनके का सहारा साबित होंगे। राजनीति के जानकार मानते हैं कि नई सरकार में भाजपा को क्लीन स्वीप कराने वाले राज्यों को मंत्रिमंडल में तरजीह मिलेगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ के कुछ सांसदों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। प्रदेश के दिग्गज चेहरों में बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल, संतोष पांडे प्रबल दावेदार हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर से बड़ी जीत की है, तो विजय बघेल दूर से जीते हैं। राजनांदगांव से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हरा के संतोष पांडे जो है दूसरी बार सांसद बने हैं। बृजमोहन अग्रवाल वरिष्ठतम नेताओं में से, मगर पहली बार सांसद में वो पहुंच रहे हैं, जबकि विजय बघेल और संतोष पांडे जो है लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत देकर जनता जनार्दन ने फिर राष्ट्र की बागडोर महानायक नरेंद्र मोदी को सौंपने का आदेश दिया। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं कि राजनेता इस पे अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लगातार तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है और इसके लिए समस्त देश के मतदाता भाई बहनों के आभारी हैं। छत्तीसगढ़ के मतदाता भाई बहनों के आभारी हैं और छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक विजय मिली है। 11 में से 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है और हमारा जो यहाँ का चुनाव प्रबंध समिति था, जिसके प्रदेश के संयोजक श्री शिवरतन शर्मा जी थे और 38 तरह की कमेटी बनी थी और भारी धूप के बाद भी, नौतपा धूप के बाद भी हमारे प्रबंध समिति के सभी लोग बहुत मेहनत किए, पसीना बहाए, परिश्रम किए और ऐतिहासिक विजय दिलाए। आज उनको धन्यवाद देने का ये बैठक था और हमारे जो 10 नवनिर्वाचित सांसद हैं उनका भी पहली बार रायपुर और प्रदेश कार्यालय आना हुआ था। उनको भी पार्टी की तरफ से हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको पटका और बुके देकर उनका सम्मान किया। तो जैसा अभी आपने सुना कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे थे कि 10 के 10 सांसद आए हैं और उन्होंने ये तो नहीं कहा कि क्या होगा, पर उन्होंने ये बताया कि हमने एक बड़ी जीत दर्ज की है। अब चूंकि कवायद का बाजार गर्म है, बात जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की होती है तो राज्य मंत्रिमंडल की भी होगी, क्योंकि राज्य मंत्रिमंडल से अब बृजमोहन अग्रवाल जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि वो लोकसभा में चले गए। एक पद पहले से ही खाली था, तो 2 मंत्री पद के दावेदार तो राज्य के मंत्रिमंडल में और कुछ मंत्रियों के फेरबदल की बात है। पर हम बात कर रहे हैं आज केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन के लेके। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसमें रवि ग्वालानी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और के.एस. चौहान जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, और मेरे सहयोगी जो हैं सिकंदर, वो मेरे साथ कृष्णकांत सिकंदर स्टूडियो में। अभी हम बात करते हैं चौहान जी, आपसे शुरुआत ही करते। देखिए, मैं बार बार जो कह रहा हूँ
कि ये तीसरे बार की सरकार है, ये सरकार सहयोगी दलों के साथ मिलकर बन रही है और सहयोगी दल ये चाहते हैं कि हमको बहुत सारे पद मिले। अभी तक जो बातें निकल के आ रही है, अब आप देखते हैं कि टीडीपी के 16 लोग हैं, जेडीएस के 12 लोग हैं, शिवसेना के 7 हैं, एलजेपी के 5 हैं, जेडीएस के 2 हैं और आरएलडी के 2 लोग हैं और बाकी एक एक करके लंबी सूची है। तो ऐसे लोग हैं। पिछले मंत्रिमंडल में 50 मंत्री थे, जिसमें से इस बार जो है 19 मंत्री हार गए। अब बचे हुए मंत्री हैं। ये भी चर्चा है कि 2 हारे हुए लोगों को अभी मंत्रिमंडल में ले सकते हैं। उसमें से स्मृति ईरानी का नाम है और रवि चंद्रशेखर का नाम है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस पिछली सरकार में अच्छा था तो इनको रिपीट कर सकते हैं। स्मृति ईरानी को इस तरह पहले भी लिया गया था। अब ये 2 नाम हो गए। पड़ोसी राज्य उड़ीसा ने बड़ी ज़बरदस्त जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश में 100% जीत है, उसके बीच में छत्तीसगढ़ है और ये सारे सहयोगी हैं। पिछली बार मोदी मंत्रिमंडल में भाजपा के पास सारे महत्वपूर्ण विभाग थे, सारे महत्वपूर्ण विभाग भाजपा के पास थे। पर अब जो सहयोगी दल है वो पहले से ही नज़र बिठा के गड़ा के बैठे हैं कि हमको क्या क्या चाहिए और नेचुरली उनके पास बार्गेन की ताकत है, इसलिए उनको भी संतुष्ट करना है और इसके लिए कवायद शुरू हो चुकी है। 3 सदस्यीय समिति बन गई है जो आपस में बातचीत करेगी, समझेगी कि हमको सहयोगियों को साथ के चलना है। तो अब आज ये हुआ एक नया डेवलपमेंट कि नीतीश कुमार को पहले से बताना पड़ा कि उनके नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। तो कहना प्रभु दूर ही रहो, आप उधर ही रहो बिहार में, बाकी तो हम देख लेंगे। अभी इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भी बड़ा ज़बरदस्त घमासान हुआ है, तो महाराष्ट्र को भी इसमें आपको नंबर डालना है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने कम सीटें जीती है पर उसके सहयोगी भी जीते हैं, उनको भी संतुष्ट करना है। तो एक प्रकार से पूरा समन्वय का मामला है। ऐसे में हम जब भी हम लोगों का अपना एक नेचर होता है कि हम ये देखते हैं कि यार पहले जब हमारे घर में कोई आता है तो हम घर वालों को बोलते हैं कि तुम बाद में खाना, पहले जो बाहर से आए उनको खिलाते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं। अब ऐसे में ये जो बाहर के लोगों को संतुष्ट करके घर के लोगों को, तो घर का आदमी कहाँ जाएगा? ठीक है भाई, तुम तो घर के हो, देख लेते हैं, सब बचेगा तो फिर उसके बाद बात करते हैं। अब छत्तीसगढ़ के नंबर की बात करते हैं। बृजमोहन अग्रवाल निश्चित रूप से 8 बार के विधायक है, उनको संसदीय ज्ञान है। मध्य प्रदेश जब था पूरा तब भी बृजमोहन थे, जब छत्तीसगढ़ बना तब भी बृजमोहन थे। तो बृजमोहन के पास विधानसभा का पूरा अनुभव है, लोकसभा में जाके वो बड़े नेता बड़ी जीत से दर्ज करते हैं। विजय बघेल की तरफ आते हैं, वो आपकी जो संकल्प पत्र बना था उस कमेटी के वो अध्यक्ष थे और उन्होंने पूरे राज्य में घूम के एक संकल्प पत्र बनाया और बहुत बढ़िया संकल्प पत्र बना और वो भी एक जीत का कारण बना। तीसरा संतोष पांडे, उन्होंने भूपेश बघेल को हराया है और उनकी जो पृष्ठभूमि है थोड़ी आरएसएस के नज़दीक है, तो वो भी एक उनके साथ दूसरी बार के वो सांसद है। अब चूंकि एक तो बड़ी दावेदार सरोज पांडे थी, अब वो चुनाव हार गई, वरना तो एक चौथा नाम उनका भी जुड़ता। ये तो हो गया ये 3 बड़े नाम। पर अब जातिगत समीकरण भी होते हैं इसमें और क्षेत्रीय समीकरण भी होता है। हमने देखा इसके पहले भी सरगुजा से, तो कभी बस्तर साइड से, आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं से लोगों को आपने रखा। अब इस बार थोड़ा घर में तंगी है और ये तंगी में लोगों को संतुष्ट भी करना है और बड़े पद दूसरे लोग मांग रहे हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के हिस्से में क्या क्या आ सकता है चौहान जी, और किस किस का नंबर आ सकता है? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के पूरी जनता को बहुत बहुत आभार देना चाहता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा जनादेश दिया और 2019 की अपेक्षा 2024 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा वोट डाली और ज्यादा सीटें दी। बहुत बहुत आभार छत्तीसगढ़ की जनता को। अब रही बात, जैसे कि प्रत्याशियों ने, हमारे जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। 5,78,68,000 से लगभग बृजमोहन अग्रवाल जी जीतते हैं, 4 लाख से ऊपर अपना विजय बघेल जी जीतते हैं और मुख्यमंत्री जी को हरा के संतोष पांडे जी भी जीतते हैं। वैसे ही हमारे 10 के 10 जो हमारे प्रत्याशी हैं वो बहुत अच्छी जीत करते हैं। एक सीट में हम लोग रह जाते हैं,
लेकिन वहां पर भी सरोज पांडे जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और बहुत ही अच्छे से चुनाव लड़ा है। ये मायने नहीं रखता है कि आप जीते हैं कि आप हारे हैं, लेकिन ये मायने रखता है कि आप लड़े कैसे हैं चुनाव। तो बहुत ही अच्छे और दमदारी से चुनाव लड़ा है। इसके लिए मैं सरोज पांडे जी का भी और कोरबा की पूरी जनता का, जिन्होंने 5.25 लाख वोट दे के सरोज पांडे जी के ऊपर विश्वास जताया, उनके लिए भी बहुत बहुत आभार। अब रही बात मंत्रिमंडल की, और जैसे कि आपने बोला कि पहले जो मोदी काल का 1 था और 2 था, उससे इतर है तीसरा कार्यकाल, क्योंकि सहयोगी दल भी आ रहे हैं। लेकिन इसमें मैं मानता हूं आपकी बात कि सहयोगी दल को भी एडजस्ट करना पड़ता है, बिल्कुल एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार, एक बात स्पष्ट है, जो पहले भी दो कार्यकाल में थी और वही तीसरे कार्यकाल में भी होगी, कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार दबाव में नहीं, प्रभाव में काम करेगी जी। और सिर्फ एक ही लक्ष्य रहेगा। ये मेरी मतलब गोल्डन लाइन है कि दबाव में नहीं, प्रभाव में काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। अब हम आ जाते हैं कि पिछले जो मंत्रिमंडल भी था, तो पिछला मंत्रिमंडल सीनियरिटी को और दूसरी चीजों को देख के नहीं दिया गया था। उस पद के लिए कौन उपयुक्त है, उसको दिया गया था। और जो देश के लिए काम आ सकता है, मतलब मैं ये नहीं बोलता हूं कि पूरे सांसद देश में काम आते हैं कि नहीं आते हैं, सभी अपना अपना काम करते हैं, लेकिन जो जो दायित्व दिया जाता था वो उस स्थान को या उस जनप्रतिनिधि को देख के नहीं दिया जाता था, बल्कि देश को देख के दिया जाता था, क्योंकि देश के पूरे मंत्री बनने वाले हैं वो। तो जैसे शंकर जी को दिया गया, तो वो तो क्या बोलते हैं, वो कोई मतलब लंबा राजनीतिक उनका वो नहीं था, अनुभव नहीं था, और लंबा राजनीतिक पार्टी नहीं खेले थे। उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर बनाया था उनको, जिनको सॉरी विदेश मंत्री बनाया था। अब निर्मला सीतारमण जी को देख लीजिए, तो उनको भी राज्यसभा सांसद से लेके आया गया था और उनको भी वित्त मंत्री बनाया गया था। तो जो उपयुक्त है देश के लिए जो उपयुक्त है वो सर्वोपरि होगा, और बाद में वो देखा जाएगा कि सीनियरिटी है कि नहीं है, बहुत सारी चीजें और भी देखी जाएंगी, इसमें नो डाउट। जैसे कि आपने पहले बोला कि ये तीसरा जो कार्यकाल रहेगा, उसमें आपको सहयोगी दलों को भी साथ में लेना पड़ेगा। तो पहले भी हमने सहयोगी दलों को नकारा नहीं था, पहले भी सहयोगी दलों को उनकी उपेक्षा नहीं की थी कि हमारे पास 303 आ गए हैं, 302 आ गए हैं, तो हम आपकी उपेक्षा करेंगे, नहीं, उनकी उपेक्षा नहीं की गई थी। जो जिस हिसाब से था उनको वो पद दिया गया था। अब रही बात, अपन तीसरी बात आ जाते हैं कि छत्तीसगढ़ से किसी को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूं कि पहले भी 9 सांसद दिए थे छत्तीसगढ़ ने, 28 सांसद अपना मध्य प्रदेश ने भी दिए थे। तो ये पैमाना नहीं होता है कि वहां से आपको मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पैमाना ये है कि देश के लिए वो उपयुक्त है, देश के लिए सभी चीजें और स्थायित्व सरकार के लिए वो सभी चीजें उपयुक्त हैं कि नहीं है। जनता को देख के वो पद दिया जाएगा, भले वो कोई भी पद, हमने मुख्यमंत्री दिया, हमने जनप्रतिनिधि दिया, हमने सांसद दिया, या कोई भी पद हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, वो देश को देख के दिया जाएगा, जनता को देख के दिया जाएगा कि उस समय उपयुक्त क्या हो सकता है। किसी की उपेक्षा नहीं की जाएगी, किसी को बहुत ज्यादा मतलब जैसे भाव बोलते हैं उनको वो नहीं दिया जाएगा, पक्षपात नहीं किया जाएगा। अब रही बात यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, जो 10 जनप्रतिनिधि जो चुन के आए हैं, तो 10 के 10 हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रतिभा है, लेकिन वहां पर किसको क्या मिलता है, ये जनता मतलब भारत के लिए और देश के लिए क्या सही होगा, वो उसके हिसाब से डिसाइड होगा। और हमारे जनप्रतिनिधियों में भी ये सभी चीजें हैं कि देश के लिए क्या उपयुक्त हो सकता है, वो ही हो, क्योंकि भारतीय जनता। तो जो आप बात कह रहे हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है।
पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। आप याद करें कि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को, जो अर्थशास्त्री थे और ब्यूरोक्रेट थे, उनको देश का प्रधानमंत्री बना दिया था। अब्दुल कलाम जब साहब थे, वैज्ञानिक थे, सबने मिलकर उनको राष्ट्रपति बनाया। हमारे देश में प्रतिभा, राज्यसभा तो बनी इसलिए है कि आप यदि लोकसभा के जरिए नहीं आ सकते तो बहुत सारे प्रतिभाशाली लोगों को जिनको लेना होता है आप उनको लेते हैं। और हमने ये, हमारे देश में ये परंपरा है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को लिया क्योंकि उस क्षेत्र में उनकी समझ होती है, इसलिए उसको लेते हैं। यहाँ बात जो आप बोल रहे थे कि दबाव में नहीं प्रभाव में, दरअसल 10 साल प्रभाव था, क्योंकि कोई आपको आपसे बार्गेन करके ये नहीं कह सकता था कि मैं चला जाऊंगा तो सरकार को कुछ नहीं होने वाला था। पर यहाँ सब पे डोरे डाले जा रहे हैं, सबको बड़े बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं और विपक्ष क्या कह रहा है, हम अभी देखेंगे, अभी हम इंतजार करेंगे। तो इंतजार किस बात का करेंगे? वो कोई भी इस बात का इंतजार करता है कि आपके घर में कोई असंतोष मचे, कोई झगड़ा लड़ाई हो, इसी का फायदा कोई ना कोई लेता है किसी मुद्दे पे। ये नहीं कह रहे कि पद के लिए होगा, हो सकता है कि कोई ऐसे नीतिगत मामले हो जिससे विपक्ष को लगता हो कि हम सहमत नहीं होंगे। आज हम अभी चंद्रबाबू नायडू की तस्वीरें देख रहे थे, आज पूरी सोशल मीडिया पे वायरल है। वो जो है वो मुसलमानों के बीच में जाके सजदा कर रहे हैं और उनके साथ खा पी रहे हैं। अब आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप, दूसरा आदमी करता तो आप उसको कहते, उसको वायरल करते। अगर अरविंद केजरीवाल टोपी पहन लेता तो आप उसको, उसकी कचरे मचा देते। पर आप यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी अपनी आंध्रा की पॉलिटिक्स है, हर आदमी की अपनी एक पॉलिटिक्स है। तो मुझे लगता है कि अभी जो आप बोल रहे हैं कि दबाव में नहीं प्रभाव में काम करेंगे, तो अभी मैं जो आपको फिगर बता रहा था कि 50 में से 19 मंत्री तो हार गए। अब चूंकि ये मंत्री सब अच्छा काम कर रहे थे पिछली गवर्नमेंट में, तो नेचुरली है कि इनका परफॉर्मेंस, जो जीते हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और वो निश्चित रूप से ठीक ठाक काम कर रहे थे, उनको विभाग का आइडिया भी था। इसके अलावा बहुत सारे लोग नए जीते हैं और मैंने कहा कि जैसे पड़ोसी राज्य से जीते हैं। और विपक्ष में भी आपको पता होना चाहिए कि जो 14 सहयोगी दल हैं उन्होंने 53 सीटें उनके पास हैं, जो आप एनडीए के घटक हैं। अब वो 53 सीटों में, जैसा मैं आपको आंकड़े बता रहा था कि ये टीडीपी जो है वो 16 लोगों को लेके 5 पद मांग रही, 5 मंत्री। जेडीए जो है 12 लोगों को लेके 4 मंत्री पद मांग रही है। तो ये मांग रहे हैं, ठीक है, ये तो भाजपा और उसका केंद्रीय नेतृत्व और समन्वय समिति तय करेगी क्या होगी। पर रवि ग्वालानी जो है वो बहुत मुस्कुरा रहे हैं। वो दरअसल चीज़ों के क्या है, भाजपा अपनी जीत से खुश है, रवि ग्वालानी जी और उनकी पार्टी इस बात से खुश है कि हमने इनके अश्वमेघ का घोड़ा जो है बीच में रोक दिया है। तो उनकी खुशी देखते बन रही। तो रवि जी आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं बहुत देर से, तो थोड़ा बताइए आप क्या सोच रहे हैं। मैं मिश्रा जी के.एस. चौहान साहब को सुन रहा था। कई बार इन्होंने कहा कि देश हित में जो सही रहेगा देश हित के लिए रहेगा, जो उपयुक्त देश हित में रहेंगे उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन अभी ही इनकी सहयोगी दल ये कहना शुरू कर दिए हैं कि देश हित में जो इन लोगों ने योजना लाई थी, अग्निवीर योजना, उस देश हित की योजना में बहुत सारे परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि देश ने इन लोगों को वो समर्थन नहीं दिया है, इनको वो नंबर नहीं दिए हैं। बोलने से कुछ नहीं हो जाता है मिश्रा जी। आज अगर भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों में अपने सहयोगियों को सुनी रहती, उनके हिसाब से काम की रहती, तो आज ये स्थिति नहीं होती। 10 वर्ष में इनके सहयोगी दल जितने भी रहे वो सब के सब सिर्फ इनके साथ बैठे रहे, क्योंकि उनकी मजबूरियां थी। बीजेपी किसकी सुन रही थी? रातों रात तो नोटबंदी कर देते थे, कहां पूछते थे। लेकिन आज इनको सब समझ में आ रहा है। आज राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं कि ये शेयर मार्केट स्कैम क्या है, जिसमें एक दिन पहले शेयर को खरीदने के लिए देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लोग कहते हैं और अगले दिन शेयर मार्केट गिर जाता है। 30 लाख करोड़ का स्कैम, ये सारी बातें निकल करके आ रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता सभी को कहना चाहता हूं कि आप लोग जो 10 वर्षों में जिस तरह से तानाशाही सरकार चलाए हैं, अब गठबंधन की सरकार है।
बहुत सारी बातें आप लोग कहते रहते थे, लेकिन गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव वर्तमान सरकार को, वर्तमान नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। इन्हें नहीं पता कि कैसे सबको साथ में लेके चला जाता है। महाराष्ट्र में साथ लेने की कोशिश किए, वहां उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के दो फाड़ हो गए। महाराष्ट्र में जिनको गालियां देते थे कि उनके खिलाफ करप्शन के मामले हैं, उनकी एनसीपी को दो फाड़ कर दिए, एक को अपने साथ ला लिए और एक को अलग कर दिए। आज उनके महाराष्ट्र के नेता कहते हैं कि मुझे उप मुख्यमंत्री से हटा दो, मैं संगठन में काम करूंगा। अरे भैया, पिछले 3 साल से क्या कर रहे थे? आप लोगों को तब नहीं दिख रहा था कि आप महाराष्ट्र की क्या स्थिति करते जा रहे हो? मिश्रा जी, चुनाव जीतना अलग बात होती है, सरकार चलाना अलग बात होती है। आपने एक एक चीज को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि इतने सारे घटक दल है, हर घटक दल इनसे कहेगा कि हमें मंत्रिमंडल मिले, हमें मंत्रिमंडल मिले, हर घटक दल अपनी बात कहेगा। प्रश्न तो ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कितनों को सुनेगा? जब ये लोग कहेंगे कि हमें 3 मंत्रिमंडल चाहिए, 4 मंत्रिमंडल चाहिए, हमें लोकसभा अध्यक्ष चाहिए, तो क्या मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और बाकी लोग क्या अपने घटक दल को, जिन्होंने 10 वर्षों तक कुछ नहीं समझा, कहीं नहीं सुना, क्या आज उनकी सुन पाएंगे? जब वो उनके सामने बैठेंगे और उनसे प्रश्न करेंगे कि अग्निवीर योजना में बदलाव लाया जाए, तो क्या मोदी जी बर्दाश्त करके बदलाव ला पाएंगे? बहुत सारी बातें आने वाले समय पर है जो डिसाइड होंगी। जनता ने कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को एक मैंडेट दिया है। अभी हम सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे ये भविष्य में पता चलेगा, लेकिन एक प्रमुख पार्टी होने के नाते, प्रमुख जो हमें मैंडेट मिला है, हम समय समय पर अपनी बातें करते रहेंगे। हम जनता की बात, जो आप चौहान साहब देश हित की बात कह रहे थे कि जो देश हित में मंत्री बनेगा, हम भी हमारी देश हित की बात करते रहेंगे। और अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें मिश्रा जी, तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे 10 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के जीत के गए हैं, अगर कल मोदी जी या और कोई व्यक्ति अगर एनडीए का प्रधानमंत्री की शपथ लेता है और अगर एनडीए की सरकार बनती है, सारी चीजें होती हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी हमारे साथ मेरे सहयोगी बैठे हैं सिकंदर, कृष्णकांत सिकंदर स्टूडियो में, और वो लगातार इन चीज़ों पे नज़र रखें। तो कृष्णकांत सिकंदर, जैसे कि रवि ग्वालानी को लगता है कि 10 में से किसी का नंबर नहीं लगेगा, भाजपा के प्रवक्ता को लगता है कि जो योग्य होगा और जिसकी काबिलियत होगी पूरे देश में उसको देखा जाएगा, क्षेत्रीय संतुलन भी देखा जाएगा, योग्यता भी देखी जाएगी, और उस तरह से लोग, आप क्या महसूस करते हो? मंत्रिमंडल में एक बात स्वाभाविक रूप से है कि जहाँ जहाँ बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो उसका पुरस्कार निश्चित रूप से मिलता है। पिछली सरकार में भी छत्तीसगढ़ ने 9 सीटें जीत कर दी थीं, तो यहाँ से मंत्री बनाए गए थे। ये अलग बात है कि विभाग कौन सा मिलता है, मंत्री पद तो मिलेगा। मूल चर्चा इस बात पे है कि इस पे कौन बनेगा, उनकी योग्यता क्या होगी। तो योग्यता देश हित नहीं बल्कि समीकरण देखे जाते हैं मंत्रिमंडल में, कि किस समीकरण को, हमें छत्तीसगढ़ से आदिवासी समाज को साधना है, हमको साहू समाज को साधना है, या हमें ओबीसी वर्ग को साधना है, इसके आधार पर मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। और मुझे लगता है कि मोदी मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ से जब प्रतिनिधित्व मिलेगा तो इन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि जब यहाँ विधानसभा का भी जब गठन हुआ और मुख्यमंत्री बनाए गए और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, तो इन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखकर बनाया गया। रह गई बात सहयोगी दलों की, तो मुझे याद है जहाँ तक कि सहयोगी दल पहले भी बीजेपी के साथ थे, नई जुड़ी है टीडीपी, और जो ताज़ा जानकारी हमारे पास है उसमें टीडीपी से और चंद्रबाबू नायडू से सारे समझौते हो गए हैं और नीतीश कुमार से भी हो गए हैं। तो मूल जो झगड़ा था वो इस समय निपट गया है। अब रह गई मुद्दों की बात। ये बात सही है कि जब भी गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर उसमें जो मूल पार्टी होती है, जो बड़ी पार्टी होती है, उसे अपने कई विचारों को त्यागना पड़ता है और सहयोगियों को साधना पड़ता है। एक बात ये सही है कि अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो कभी गठबंधन सरकार को चलाने का अनुभव नहीं रखते हैं, लेकिन गठबंधन को साथ लेने का अनुभव उनके पास है। बिहार में उसका उदाहरण है कि
कि बिहार में जब बीजेपी की सरकार थी तो मुखिया एक तरह से तो प्रधानमंत्री मोदी ही थे और उन्होंने उसको संतुलन को बनाने का प्रयास किया। जब नीतीश चले गए तो भी संतुलन बना के रखा कि भविष्य का रास्ता खोल के रखा उन्होंने। भले ही बयानबाजी चाहे जो हो, बयान नेताओं का आदत है, वो बयानबाजी करते रहते हैं और उनको करना भी चाहिए, उनका धर्म है, वो करें। लेकिन उस संतुलन को वापस नीतीश कुमार को लाना और फिर से एनडीए को वहाँ खड़ा कर देना, जहाँ माना जा रहा था कि लालू अपना जो है वर्चस्व बना देंगे, नीतीश का समीकरण काम करेगा, लेकिन ऐसा बिहार में नहीं हुआ। निश्चित रूप से वहाँ से 9 सीटें बीजेपी ने खोई हैं एनडीए गठबंधन ने, लेकिन फिर भी अच्छा प्रदर्शन रह गई। तमिलनाडु में ये सब पता था कि चंद्रबाबू नायडू एक समय मोदी के खिलाफ मोर्चा बना रहे थे, लेकिन फिर भी बीजेपी ने तालमेल किया। तो बिना मोदी की सहमति के तो नहीं हुआ होगा, निश्चित रूप से सहमति हुई होगी, तो वहाँ तालमेल किया, वहाँ अच्छा प्रदर्शन किया। तो जहाँ तक तालमेल के साथ और सहयोगियों के साथ सरकार चलाने की बात है, तो जब राजनीति में तालमेल हो सकता है तो सरकार में भी तालमेल होगा। कुछ निश्चित रूप से कुछ समझौते करने पड़ेंगे। कुछ प्रमुख मंत्रिमंडल जो बीजेपी सीधे अपने पास रखती थी वो नहीं रखे जाएंगे और दोनों ही घटक दल एक बात के लिए तो तैयार हो गए हैं कि स्पीकर पद से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, स्पीकर बीजेपी का ही होगा, लेकिन मंत्रिमंडल में सहयोगी सबके फार्मूले तय हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत इसमें झंझट आएगी। ये तब होता है जब कोई बाहर से समर्थन करता है। मैं आपको रोकूंगा, मैं के.एस. चौहान जी के पास चलता हूँ। चौहान जी, जैसे कि हमारे सहयोगी सिकंदर अभी बोल रहे थे कि लगभग सारी चीज़ें तय हो गई है और चूँकि एक अनुभव भी है अलग अलग तरीके से सरकार चलाने का या जो टूट के गए उनको जोड़ने का और उनको साथ रखने का। तो हम मंत्रिमंडल की बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ में जैसा कि हमारे सहयोगी कह रहे थे कि यहाँ पर केवल ये नहीं देखा जाएगा कि ये 3 सीनियर हैं। कई बार जैसा भी हमने यहाँ के छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल को देखा कि एक आदमी जो है वो अगर मुख्यमंत्री ट्राइबल वर्ग से बनता है तो एक ओबीसी से बनाते हैं, एक सवर्ण से बनाते हैं और एक ठाकुर को जो है वो जो मुख्यमंत्री रहे उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाते हैं। तो अलग अलग तरह से मंत्रिमंडल को, चाहे यहाँ पर भी हो चाहे कहीं हो, क्षेत्रीय समीकरण भी देखा जाता है, जातिगत समीकरण भी देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो हो सकता है कि जब मोदी जी का मंत्रिमंडल बने तो हम जिन नामों पे चर्चा कर रहे हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल हो या कोई एक नया नाम क्षेत्रीय समीकरण के नाम से बीच में आए। हो सकता है महिलाओं को भविष्य में आरक्षण मिलने वाला है तो कोई महिला आ जाए, क्योंकि यूपी में एससी की सीटें बहुत बड़े पैमाने पे हार गए हैं, तो उस वर्ग से भी किसी को लिया जा सकता है, आदिवासी वर्ग से भी लिया जा सकता है। तो ये अनंत संभावना है और चूंकि बीजेपी में बहुत नवाचार होता है और ये कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है। यहाँ हम कवायद लगाते रहेंगे। हम पिछले विधानसभा चुनाव में भी बहुत सारे पोस्टर पे बात कर रहे थे और पोस्टर फाड़ के जब से हीरो निकलता है तो वो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, चौंकाती है। तो आप संक्षेप में बताइए कि अभी भी जो ये बातचीत है इसमें आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ से 2 या 3 लोगों को पूर्व में जैसे मंत्री बनाते रहे, चाहे राज्य मंत्री बनाया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से मैंने पहले जो बोला कि जो देश हित में होगा सुभाष जी वही होगा। दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे साथी प्रवक्ता ने बोला कि ओबीसी को या दूसरे जो जाति समीकरण को साधा जाएगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतना ही और सबके साथ ही चलना भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य होता है। और ये देखा जाता है, ये मैं पहले भी बोल रहा हूं कि ये जनप्रतिनिधियों या हमारे जो जीत के सांसद आए हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये पहले डिपेंड करता है कि देश हित के लिए क्या होगा। और दूसरी बात जैसे हमारे साथी प्रवक्ता ने बोला कि अनुभव इनको देश मतलब जैसे संगठित चल के जो अनुभव रहता है वो है। और दूसरी बात एक और है कि अभी कुछ समय पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि दबाव की नहीं प्रभाव की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, और उसी प्रभाव को चलते हुए 10 सांसदों ने निशर्त उनके साथ जुड़ने के लिए कवायद दी है और उनको उनके एनडीए के साथ जुड़ने के लिए निशर्त वो तैयार हो गए हैं। और दूसरी बात,
अभी जो ये बातें चल रही हैं कि तीन मंत्रिमंडल मांगे गए हैं जेडीयू की तरफ से या नीतीश जी की तरफ से या दूसरों की तरफ से, ये स्पीकर मांगा गया है या स्पीकर में जो तालमेल बैठ गया है, तो ये सिर्फ अनुमान है। ठीक कोई है। मतलब देखिए, ये सिर्फ राजनीति चौहान जी बहुत सारे अनुमानों पे चलती है और हम भी ये बात कर रहे हैं, कोई नहीं मालूम कि लास्ट में ये नंबर किसका आउट होगा, पर मुझे लगता है कि मोटे तौर से छत्तीसगढ़ को इसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा और छत्तीसगढ़ के लोग भी मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।